जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री पे वापस जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ये हिस्ट्री को कंप्लीट कर देते। ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं देखिए, और थोड़े बहुत ना रिलेवेंट ज़्यादा चैप्टर नहीं थे। मतलब ये 1942 तो रिलेवेंट है, बट जैसे आज जो है उसमें से थोड़े कम चैप्टर बनते हैं, बट ठीक है। एनीवेज चूँकि कंप्लीशन भी करना है तो इसको पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रचार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि समाजवादी और मार्क्सवादी विचार हैं क्या। तो मार्क्सवादी विचार क्या है ना, ये संघर्ष और क्या बोलते हैं संघर्ष या फिर हिंसा के माध्यम से जो समाज में असमानता है उसको उखाड़ के फेंकना चाहती है ना। काफ़ी वायलेंट विचारधारा है। जबकि समाजवादी है थोड़ा उसका लिबरल मोड है, वो इक्वालिटी तो चाहती है बट कुछ इस टाइप से कि जो संसाधन है उसमें सबका इक्वल समानता हो, है ना। तो जैसे आप देखोगे रशिया जो है वो समाजवाद वाली विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है, तो यही अंतर है। थोड़ा बोला जाता है कि मार्क्सवाद है वो विचारधारा समाजवाद का ही एक ब्रांच है, बट फ़र्क तो है दोनों में, है ना। तो जैसे मैंने बताया इसमें कि ये चाहती है कि संघर्ष और जो भी हिंसा की भी हो ज़रूरत पड़ती है तो उसके यूज़ से हम कैसे समानता मतलब समाज स्थापित करें जो कि वर्गहीन हो, जिसमें कोई वर्ग ना हो और ना ही कोई ऊंच नीच हो, है ना। इक्वालिटी लाना चाहते थे। समाजवाद है वो चाहता है कि संसाधनों पे सबका इक्वल वो हो, साथ मतलब इक्वल हिस्सा हो, सबका अधिकार इक्वल हो। चलिए तो शुरू करते हैं। ये है 1920 से 1940 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने वाली वामपंथी राजनीति, कम्युनिस्ट आंदोलनों और समाजवादी विचारधाराओं के उदय का एक व्यापक अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो कंटेंट क्या क्या है। पहला है समाजवादी विचारों का उदय कैसे हुआ, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी जो गठन हुई उसका इतिहास कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था। राष्ट्र सरकारी दमन मतलब कैसे उन्होंने इस कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो वामपंथी विचारधारा का जब उदय हुआ था, कैसे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए उनके दमन करने के लिए। और मजदूर किसान पार्टियां गठित हुईं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत सरकार का अधिनियम। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका समाजवाद, ये मार्क्सवाद वाला। उसके अलावा ये जो 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो इलेक्शन हुए थे 1937 में, उसमें जो जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने एकदम अच्छी जीत हासिल करी थी, लेकिन 28 महीने की सरकार थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए पहले तो ये है समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव कैसे था। तो 1917 की रूसी क्रांति ने कई भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया और भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के लिए कट्टरपंथी समाधानों के उदय का नेतृत्व किया। तो ये जो आप जानते ही हैं, ये जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ था। ठीक है, तो भारत में भी उसका इम्पैक्ट हुआ और यहाँ पे कुछ जो एजुकेटेड यूथ थे उन्होंने इस विचारधारा को सराहा। और उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, समाजवादी विचारधारा का जो उदय हुआ वो कांग्रेस में भी दिखा। तो कांग्रेस में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस के भीतर वामपंथी धड़े का प्रतिनिधित्व किया। मतलब वामपंथी ब्रांच का लीड किया इन दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। गांधीवादी तरीक़ों से अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण की वकालत की। इन्होंने क्या किया, पहले आप जानते ही हैं कि उतने सहमत नहीं थे गांधी जी के विचारों से। उनको लगता था कि यार ये शांति की बातों से तो आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें कुछ वायलेंट स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उसी की बात कर रहा है ये। उसके जाते हैं स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना की। इन्होंने क्या किया, आपको पता ही है, जैसे ही असहयोग आंदोलन का मतलब अचानक से ही बंद करा दिया गया था, क्योंकि चौरी में जो आग लगा दिए थे लोग, है ना। तो कुछ लोगों ने क्या किया, स्वराजवादी पार्टी शुरू की और इस बात की वकालत की कि हम लोग काउंसिल में एंटर करेंगे और भारतीयों की बात को रखेंगे और अंग्रेज़ों के जो दमनात्मक नियम हैं उसका विरोध करेंगे। एक जो दूसरा वर्ग था जो गांधी जी की बातों से सहमत था कि हम लोग जो क्या कहते हैं रचनात्मक कार्यों में
ध्यान अपना केंद्रित करेंगे और ये जो शासन को मतलब शासन की जो ये है प्रणाली है उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे दोनों की आलोचना की कि दोनों ही गलत हैं। इन्होंने पूर्ण स्वराज के नारे की वकालत की कि इन्होंने ये जो वामपंथी पार्ट था कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा। मतलब सामाजिक न्याय होगा तभी कहीं राष्ट्रवाद, वही एक्चुअल में असल राष्ट्रवाद है। सामाजिक न्याय मतलब सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाए, कोई ऊंच नीच के मतलब ऊंच नीच के दायरे में ना रहे। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कैसे हुआ। तो 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको भाकपा बोलेंगे हम लोग अभी, भाकपा का गठन हुआ। कॉमिंटन की दूसरी कांग्रेस के बाद एम.एन. रॉय, इनका नाम याद रखेंगे, एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी और अन्य द्वारा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। एम.एन. रॉय कॉमिंटन नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इसीलिए एम.एन. रॉय का काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम आता है, याद रखेंगे। उसके बाद 1925 में एक हुआ था कानपुर में सम्मेलन, है ना। तो कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन ने भाकपा की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। तो औपचारिक जो स्थापना हुई थी 1925 में माना जाता है। ठीक है, ऑल्दो ताशकंद में गठन हो गया था। ठीक है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, मोस्टली तो कानपुर में माना जाता है। S.V. घाटे बाद में पार्टी के महासचिव के रूप में उभरे। तो ये नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पूछा जाता है कि इनमें से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसीलिए आपको ये अवनी मुखर्जी, एम.एन. रॉय, S.V. घाटे, आगे और आएगा, डांगे आएंगे, उन सब का नाम याद रखना है। पार्टी की रणनीति क्या थी। भाकपा ने सदस्यों से कांग्रेस में नामांकन करने, सभी अंगों में मजबूत वामपंथी गुट बनाने, कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के साथ सहयोग करने और कांग्रेस को अधिक कट्टरपंथी जन आधारित संगठन में बदलने का आह्वान किया। ठीक है, तो वही था कि अभी तक तो फिलहाल कांग्रेस के साथ इनका कोई ऐसा लोड नहीं था, तो इन्होंने वही एक कांग्रेस में अधिक कट्टरपंथी जो जन आधारित संगठन में बदलने का इन्होंने एक अवधारणा रखी थी। उसके आते हैं कम्युनिस्टी के खिलाफ सरकारी षड्यंत्र। तो अब देखो, कम्युनिस्ट लोग थे, जैसे जैसे स्ट्रांग होते गए तो सरकार की भी योजना थी कि कैसे इनको तोड़ा जाए, है ना, वरना बाद में परेशान करेंगे। तो पहला एक हुआ था पेशावर मामला। तो 1922 से 24 के बीच क्या हुआ कि सोवियत संघ से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे कम्युनिस्टों पर, सोवियत संघ से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे कम्युनिस्टों पर पेशावर में षड्यंत्र के मामलों में मुकदमा चलाया गया और उन्हें लंबी कैद की सज़ा दी गई। ठीक है, तो वही था कि जो भी भारत में प्रवेश कर रहे थे सोवियत संघ से, मतलब जो रशिया से, उन पर मुकदमा चलाया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग आके यहाँ पे भी रशियन रिवॉल्यूशन वाली बात करेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए। दूसरा था कानपुर बोल्शेविक मामला। इसमें क्या हुआ था, देखिए, ऐसे डांगे हैं, मुजफ्फ़र अहमद और शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को जेल में डाल दिया गया। सभी चारों को 4 साल की सज़ा दी गई थी। ठीक है, इसीलिए कई बार पूछता है कानपुर कम्युनिस्ट मामला क्या था, तो आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफ में दिया है, थोड़ा डिटेल में और पढ़ सकते हैं आप लोग गूगल करके। उसके बाद आते हैं मेरठ षड्यंत्र। इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसका मैंने आंसर आपको लिख के दे दिया है ना, जो आपका रिवॉल्यूशन वाला पार्ट था ना उसमें, कि 32 प्रमुख कम्युनिस्ट थे, ट्रेड यूनियन नेता थे और वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी शामिल थे जो ट्रेड यूनियन संगठित करने में मदद करने आए थे। ठीक है, तो ये मेरठ षड्यंत्र यही था, जो कम्युनिस्ट लोग थे ना अपना संगठन मजबूत कर रहे थे और अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे थे एज ए ट्रेड। और उसमें कौन कौन शामिल थे, कुछ अंग्रेज लोग भी थे जो यूनियन को मजबूत करने आए थे, तो सब पे मुकदमा चला था। ठीक है, तो ये है आपका मेरठ षड्यंत्र, जिसमें ये जो वामपंथी विचारधारा के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी ने एकजुटता दिखाने के लिए जेल में मेरठ कैदियों से मुलाकात की। जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी और M.C. छागला सहित राष्ट्रवादियों ने बचाव का कमान संभाला। मतलब ये जो इनके खिलाफ केस चल रहा था तो इन्होंने क्या किया, वकालत की उनके लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एक और घटना घटी थी, वो था मजदूर और किसान पार्टियों का गठन। आप लोग को थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये देख रहे हो क्या, हम लोग जब छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ते हैं ना मॉडर्न वाला, तो वहाँ पे भी किसान पार्टी या फिर किसान संघ की स्थापना हुई थी। किसान पार्टी आप देखते हैं 1934 के आसपास, तो वही चीज़ यहाँ पे भी चल रहा था। ठीक है,
तो वो क्या चीज़ है, 1928 या 1934 है, एक बार देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रारंभिक संगठन किस टाइप से था कि 1923 में मद्रास में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान का गठन हुआ। 1925 में मुजफ्फर अहमद द्वारा बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और 1926 में मुंबई में कांग्रेस लेबर पार्टी, और 26 में ही पंजाब में ही। ठीक है, तो वो आपका प्रश्न रहेगा सर इसमें याद करने लायक है क्या चीज़, है ना। तो वही पूछेगा कि मद्रास में कब गठन हुआ, तो आप याद रखेंगे 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान का गठन हुआ था। 1925 में आपके बंगाल में हुआ था। तो क्रोनोलॉजी पूछता है कि मजदूर किसान पार्टी का गठन कहाँ पे पहले हुआ और कहाँ पे आखिरी में हुआ, तो आप उसको अरेंज करिए। तो आपको अरेंज करना है, तो मद्रास में पहले है, उसके बाद फिर बंगाल है, ठीक है, फिर बम्बई है, और फिर पंजाब है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था 1928 में, ये सारी पार्टी क्या थी, प्रांतीय स्तर पे बनाई गई थी। कोई मद्रास में वर्क कर रहा है, कोई पंजाब में वर्क कर रहा है। तो अखिल भारतीय एकीकरण हुआ, मतलब इन सब चारों पार्टियों का इंटीग्रेशन हुआ ताकि एक ऑल इंडिया पार्टी बनाई जा सके। तो 1928 तक सभी प्रांतीय संगठनों का नाम बदलकर वर्कर्स इन पीजेंट पार्टी, पीजेंट मतलब किसान हुआ, है ना, कुछ इस टाइप का है। पीजेंट मतलब वो कबूतर वाला पीजेंट मतलब समझना, है ना। वर्कर्स एंड पीजेंट, या फिर क्या बोलना चाहिए, मजदूर एवं किसान पार्टी, है ना, का नाम कर दिया गया। और राजस्थान, यूपी और दिल्ली में इकाइयों के साथ एक अखिल भारतीय पार्टी का गठन किया गया। सभी कम्युनिस्ट इस पार्टी के सदस्य थे। मतलब जो कम्युनिस्टों का विकास हुआ ना, वो कहीं ना कहीं आपका WPP मतलब वर्कर्स इन पीजेंट पार्टी के रूप में भी हुआ। ये कम्युनिस्ट समूह, मजदूर और किसान पार्टियां राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बनी रही। व्यापक स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबंध बनाए रखते हुए किसानों और मजदूरों को संगठित करने का काम भी किया। ठीक है, अब क्यों डिक्लाइन हुआ, अब इतना अच्छा चल रहा है सब चीज़, क्या इशू हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट आंदोलन डिक्लाइन हुए। तो कम्युनिस्ट आंदोलनों को सरकारी दमन और आंतरिक वैचारिक बदलावों के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण समय में मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा था, है ना, लगभग हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आ गए हैं, लेकिन उसी टाइम ही इनको मतलब जो सरकारी दमन है उसका सामना करना पड़ा। तो पतन के कारण पूछ सकता है ना, मेंस में आप याद रखेंगे कि क्या कारण थे कि कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा का भारत में पतन हुआ। तो पहला था वामपंथी विचलन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस के निर्देशों से प्रेरित होकर कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ संबंध तोड़ लिया और इसे एक बुर्जोआ वर्गीय पार्टी घोषित किया। बुर्जोआ मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल वर्ड क्या है यार, मतलब पूंजीवादी। हाँ, पूंजीवादी है ये अंग्रेजी वर्ड है, एज इट इज उसने ट्रांसलेट कर दिया है, पूंजीवादी वर्ग बोलना चाहिए इसको। तो कम्युनिस्ट लोगों को क्या लगा कि ये जो कांग्रेस है ना, इसमें तो भाई तुम्हारे पूंजीवाद लोग हैं, इससे अलग रहना ही ठीक है हमारी छवि के लिए। क्योंकि इनका मानना था कि ये कांग्रेस क्या है, एक पूंजीवादी पार्टी है जो साम्राज्यवाद की समर्थक बनी, जो साम्राज्यवाद की समर्थक बन गई थी। ठीक है, मतलब ये क्या था ना, ये बहुत सारे जो जमींदार थे वो कांग्रेस के समर्थक थे। ठीक है, तो अगर कोई आपका समर्थक है तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, है ना। और जबकि आपकी वामपंथी या फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है कहीं ना कहीं समानता की बात करती है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों की विचारधारा में विचलन है ना। उसके बाद कांग्रेस का विरोध। पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस की योजनाओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने वाले बुर्जुआ नेताओं के द्वारा दिए गए झूठे प्रयास के रूप में देखा गया। नेहरू और बोस जैसे वामपंथी नेताओं को बुर्जुआ एजेंट मतलब पूंजीवादी एजेंट माना गया। अब देख रहे हो आप, आपके नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस विचारधारा को पोषित किया था कि भाई हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत कम्युनिस्ट विचारधारा या फिर वामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं करके। लेकिन इनको भी अलग कर दिया गया, उनको बोला गया कि भाई ये तो पूंजीवाद के एजेंट है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अभिन्न अंग थे। WPP का विघटन हो गया। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी को भंग कर दिया गया क्योंकि इसे छोटे बुर्जुआ प्रभावों का शिकार होने का संभावना माना गया। बुर्जुआ मतलब फिर से पूंजीवाद, है ना, ये एक्चुअली एज इट इज़ उसने ट्रांसलेट कर दिया है। फोकस एक अवैध, स्वतंत्र और केंद्रीकृत था, कम्युनिस्ट पार्टी बनाने पर स्थानांतरित हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया, अपना पूरा फोकस चेंज कर दिया कि एक हम लोग क्या करेंगे, एक स्वतंत्र और केंद्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे। पूर्ण अलगाव।
परिणाम क्या हुआ इसका? राष्ट्रीय आंदोलन से टोटल अलग हो गया। उसी समय जब यह अपने सबसे बड़े जन संघर्ष की तैयारी कर रहा था, वामपंथ के प्रभाव में व्यापक वृद्धि के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी, है ना। तो वही था कि यार जिस टाइम इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस टाइम ये जनता से जुड़ाव का समय था, उसी टाइम ही अपनी विचारधाराओं को इन्होंने कांग्रेस से अलग कर दिया। और जब कांग्रेस से अलग हुए तो फिर ये जनता तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए विघटन हुआ। फिर से इन्होंने एक पुनर्गठन करने की कोशिश की। किन्होंने करी थी? 1935 में सीपी जोशी ने। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तरजीविता कारक, मतलब क्या हुआ था बाद में, कैसे इसको पुनर्जीवित किया गया। कम्युनिस्ट आंदोलन आपदा से बच गया क्योंकि कई कम्युनिस्टों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग रहने से इनकार कर दिया और सक्रिय रूप से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसमें भाग लिया था। समाजवादी और कम्युनिस्ट विचार फैलते रहे, युवा प्रतिभागियों को आकर्षित करते रहे जो 1934 के बाद भाकपा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो 1934 के बाद जो भी युवा शामिल हुए थे उनको उन्होंने क्या किया, पुनर्जीवित रखा इसको। सरकारी प्रतिक्रिया क्या थी? 1934 में सरकार ने पार्टी को की कमज़ोर स्थिति और आंतरिक विभाजन का फ़ायदा उठाते हुए भाकपा को अवैध पार्टी घोषित कर दिया गया। तो आप देख लीजिए 1934 में इसको अवैध घोषित किया गया। 1935 में पीसी जोशी के नेतृत्व में पार्टी का पुनर्गठन किया गया, जो भारत में कम्युनिस्ट राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, तो सीपी जोशी ने फिर से इसको पुनर्गठन किया। तो बाद की राजनीति में ना इनका अच्छा रोल था, है ना। कुछ कुछ इलेक्शन में तो आप देखोगे कांग्रेस के बाद सेकंड ज़्यादा वोट इन्होंने पाए थे आज़ादी के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें। तो इसमें कुछ और विशेष नहीं है। अब देखते हैं कम्युनिस्ट गतिशीलता के तरीके, क्या क्या तरीके थे, किस टाइप से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था, किस टाइप से इन्होंने अपना मोबिलाइज़ किया था अपने लोगों को। तो पहला है सरकारी हड़तालें। मज़दूरों को संगठित करने और कम्युनिस्ट विचारधारा और मज़दूरों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में हड़तालों का आंदोलन किया। प्रकाशन और पत्रिकाएं, लेखकों ने कम्युनिस्ट विचारों को फैलाने के लिए पत्रिकाएं और पैम्फलेट प्रकाशित किए। ऐसे डांगे ने गांधी एंड लेनिन प्रकाशित किया। ये याद रखेंगे किसने किया था? गांधी लेनिन, S.A. डांगे ने। और सोशलिस्ट साप्ताहिक शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे डांगे ने पत्रकारिता में काफ़ी रोल अदा किया है। गांधी एंड लेनिन और द सोशलिस्ट, ये याद रखेंगे ना। ये कुछ लोग जो पूछते हैं ना क्या नोट्स बनाए, यही सबका नोट्स बनाना होता है। क्षेत्रीय प्रकाशन भी किया, जैसे मुजफ्फर अहमद का नवयुग और लांगल। पंजाब में जो इंकलाब था आपका, मद्रास में M. सिंगरावेलु द्वारा लेबर किसान गजट, है ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी थी। बंगाल में क्या था? नवयुग और लांगल। पंजाब में इनकलाब और मद्रास में कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपना जो संदेश था वो पहुंचाया लोगों तक। 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ ब्रुसेल कांग्रेस में भाग लिया। दुनिया भर के कम्युनिस्टों और उपनिवेश विरोधी सेनानियों से जुड़े। तो ये एक्चुअली कई बार एक फैक्ट आता है कि मतलब 1927 में किसने भाग लिया था ब्रुसेल में कम्युनिस्टों के सम्मेलन में, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कई बार कनेक्ट नहीं हो पाता ना। आप देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ कांग्रेस से जोड़ के, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी भाग लिया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो ये पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट। तो इसका जो अध्यक्ष थे पहले, ये हैं आपके आचार्य नरेंद्र देव, और जो उनके सचिव थे लोकनायक जय प्रकाश नारायण। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है इसमें राम मनोहर लोहिया, तो याद रखेंगे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन हुआ। ये क्या था? कांग्रेस का एक विंग की तरह काम कर रहा था, जो कि सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित था, है ना। कांग्रेस के अंदर ही एक अलग लीग की तरह काम कर रहा था। और इसका गठन का स्थान था बॉम्बे, और 1934 में हुआ था। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी दिशा देना इनका लक्ष्य था। ठीक है, अब आते हैं 4 बेसिक प्रपोजिशन ऑफ, मतलब ये जो कांग्रेस समाजवादी थे ना, कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी विंग था, उनके 4 मूलभूत सिद्धांत थे जिसके बेसिस पे ये लोग काम कर रहे थे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्विकली पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला तो ये था कि राष्ट्रीय संघर्ष की प्राथमिकता। भारत में प्राथमिक संघर्ष स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष था, और राष्ट्रवाद समाजवाद के रास्ते पर एक आवश्यक चरण था। कांग्रेस के भीतर काम करना, वही जो मैंने बताया कि समाजवादियों को कांग्रेस के भीतर काम करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्राथमिक संस्था है। कौन? कांग्रेस। जैसा कि आचार्य नरेंद्र देव ने कहा,
राष्ट्रीय आंदोलन से खुद को काटना हमारे लिए आत्मघाती नीति होगी। ठीक है। तीसरा है समाजवादी दिशा, उन्हें संगठित प्रयासों और वैचारिक प्रभाव के माध्यम से कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलनों को समाजवादी दिशा में देनी थी। और ये आखिरी है, मजदूरों और किसानों को भी संगठित करना था। ठीक है, कोई विशेष नहीं इसमें। इसमें गांधी जी का ना ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो इनका क्या मानना था कि जो पूंजीवाद लोग हैं और जो अर्थहीन गरीब लोग हैं, है ना, उन दोनों के बीच ना कॉन्ट्राडिक्शन या फिर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतलब एक आदर्शवाद वाली बात थी। उनका कहना था कि जो पूंजीपति है ना, उनको कहीं ना कहीं एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए। तो वो जो धन है उसका उपयोग किसके लिए करना चाहिए, जो निर्धन है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो वही एक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लाया कि गांधी ने समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए न्यासिकता के दर्शन का विकास किया। यह एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन था जो उन साधनों को प्रदान करता था जिसके द्वारा धनी लोग सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करने वाली न्यासों के न्यासी होंगे। मतलब अंग्रेजी में पढ़ता हूँ क्योंकि हिंदी न्यास व्यास बहुत टफ हो जाता है। गांधी evolved the philosophy of trusteeship to satisfy every section of society. It was a socio-economic philosophy providing means by which wealthy people would be trustee of trust looking after the welfare of the people. मतलब क्या हुआ, ऐसे जो संस्थाएं जो कि गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो पूंजीपतियों को एज ए ट्रस्टी उसमें काम करना चाहिए। ऐसा उनका एक अवधारणा था। लेकिन नेहरू जी उसकी आलोचना किए। क्यों? क्योंकि गांधी जी क्या बोलते थे, नेहरू ने गांधी की आलोचना की कि वे वर्गीय संघर्ष को पहचानने से इनकार करते हैं, शोषकों और शोषितों के बीच सामंजस्य का उपदेश देते हैं और पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा न्यासीता के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। मतलब गांधी जी क्या बोलते हैं, यार कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं, भाई विरोधाभास तो है ही, ये पूंजीपति है और ये गरीब है, ठीक है, तो दोनों बराबर कैसे हुए। और आपका जो हाइपोथेटिकल थॉट है कि ये बंदा है वो इसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, अपने संसाधनों को या फिर जो भी संस्थाएं हैं उसको इस टाइप से देखेगा कि ये जो गरीब लोग हैं इनका डेवलपमेंट हो, ये तो काफ़ी आदर्शवादिता हो गई ना। और तो उन्होंने वही क्रिटिसाइज़ किया गांधी जी को कि आप काफ़ी आदर्शवादी बातें करते हैं और आप इस बात को मान ही नहीं रहे हो कि दो अलग अलग वर्ग हैं और दोनों वर्ग के बीच क्या है, संघर्ष है ना। ये इनका शोषण कर रहा है और ये इनसे शोषित हो रहे हैं। समानाधार, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समझौता राज्य विहीन समाज का अंतिम लक्ष्य था। एक यूपीएससी में एग्ज़ाम आया था कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या समानता है। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, एक राज्य विहीन समाज की अवधारणा रखते हैं कि आपने देखा ना स्वराज की जो अवधारणा थी, या फिर क्या था यार, गाँव में जो स्वशासन वाली बात है, तो उस टाइप का गांधी जी का अवधारणा था कि कोई स्टेट क्यों रूल करे लोगों को, लोग खुद ही अपने लिए, मतलब लोग खुद अपना रूल बनाएं, है ना, और उसके हिसाब से चले। तो एक अलग हाइपोथेटिकल थॉट था, जैसे कि मार्क्सवाद में बोला जाता है ना सब इक्वल है। बट एनीवेज, चलिए भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो अभी आपने क्या क्या देख लिया है। अगर मैं 1900 के बाद बोलूँ तो 1909 का अधिनियम देखा था, 1919 का और 1935 का। ठीक है, तो अभी 1935 का अधिनियम देखते हैं। तो इसके पहले क्या हुआ था, बहुत सारे अलग अलग कुछ स्टेप उठाए गए थे जिसके फलस्वरूप फिर ये अधिनियम आया। तो क्या क्या थे वो देखते हैं। एक ऐतिहासिक संवैधानिक सुधार जो स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बना। ये बहुत बड़ा आधार था ना, हमारा जो संविधान बना है बहुत सारे प्रोविज़न 1935 के एक्ट से लिए गए हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। और आधुनिक भारतीय संघीय ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो इसके स्रोत क्या क्या थे, मतलब किन चीज़ों का हमें मिलता है सबूत 1935 में। एक तो पहला है साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो 1928 में आया था ना। उन्होंने जो बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे वो यहाँ पे दिखता है। इंग्लैंड सरकार की नीति का दस्तावेज उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया था, उसका भी कुछ यहाँ पे दिखेगा। जो 3 गोल में सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसके भी कुछ निष्कर्ष यहाँ दिखेंगे कि 3 सम्मेलनों की असफलता ने सुधारों को प्रभावित किया। उसके बाद लोथियन रिपोर्ट है, अधिनियम के चुनावी प्रावधान को निर्धारित किए हैं किस टाइप से होगा, है ना। उसके बाद आता है संयुक्त चयन समिति, ये भी एक संसदीय समिति था, उसका कुछ प्रभाव है। और राष्ट्रवादी दबाव, और जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है,
और ये सब मार्क्सवादियों का, तो इन लोग का जो दबाव था उसके थ्रू भी इसमें मतलब कुछ प्रावधान जोड़े गए। तो कुछ मुख्य प्रावधान है उसको याद रखेंगे, क्योंकि सिंपल सा आता है कि 1935 के मुख्य प्रावधान लिखिए। मुझसे तो इंटरव्यू में पूछा गया था, रट के गया था तो बोल दिया था, फिर भी नंबर कम ही दिया था। एनीवेज, तो प्रावधान क्या है? पहला तो प्रांतीय स्वायत्तता है ना। मतलब क्या किया गया? प्रांतों को स्वायत्तता मतलब इंडिपेंडेंस दिया गया, स्वायत्तता प्रदान की गई और प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर इसे शुरू किया गया। कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने 1919 उसके जो प्रावधान है उसको याद करिए, नहीं याद हो रहा होगा तो एक बार पीपीटी पलट के देखेंगे। उसमें प्रावधान क्या था? जो हमारे, जैसे ये हो गया सेंटर है ना, और ये है आपका स्टेट, तो यहाँ पे जो विषय है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना। वो सब्जेक्ट जिन पे मंत्रिमंडल स्वतंत्र डिसीजन ले सकती है, और वो सब्जेक्ट जिन पे वायसराय रूल करेगा, है ना। तो इस टाइप से द्वैत शासन था। द्वैत मतलब दो टाइप से। लेकिन क्या किया गया, बाद में उनको इंडिपेंडेंस दिया गया, ठीक है। वायसराय नहीं बोलना चाहिए इसको, गवर्नर जनरल बोलना चाहिए। कुछ मामले थे जिनको गवर्नर जनरल की मदद से, ठीक है, गवर्नर जनरल पूरा हैंडल करता था, और कुछ मामले में आपका मंत्रिमंडल अपना, ठीक है। तो क्या किया गया, उनको स्वतंत्र कर दिया गया। अब जो प्रांत में जो सरकार थे वो अपना जो भी अधिनियम है वो पास कर सकते थे, लेकिन ये जो द्वैत शासन था उसको यहाँ पे ले आया गया। कुछ सब्जेक्ट को आपके वायसराय या फिर गवर्नर जनरल है उसके अधीनस्थ रखा गया, और कुछ को मंत्रिमंडल के माध्यम से डिसाइड किया जाता था, वही चीज़ है, ठीक है। दूसरा था संघीय ढांचा का कल्पना किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या किया गया, वायसराय को इसमें 2 मिनट इंग्लिश पढ़ लेते हैं। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें क्या होंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन में दोनों होंगे आपके, प्रिंसली स्टेट भी होंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो राजाओं के वो थे ना, रियासत थे बोल दो, है ना, रियासत भी रहेंगे, और दूसरा जो हमारे प्रोविंसेस थे वो भी हैं, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस, तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन की कल्पना की गई जिसमें दोनों टाइप के राज्य रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मताधिकार का हाँ, इसमें तो इस टाइप का जो अवधारणा है उसमें क्या होगा, ये तो हो गया प्रिंसली स्टेट और ये प्रोविंसेस, लेकिन जो रेसिड्यूअल पावर थे, रेसिड्यूरी पावर, वो किसको दिया गया, वायसराय को, है ना। कुछ पावर जो है वो स्टेट के पास है, कुछ पावर आपके सेंटर के पास है, लेकिन ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जो बचा खुचा पावर है वो किसके पास रहेगा, हमारे ये सेंटर के पास। अभी क्या प्रावधान है बताइए? अभी तो ये है ना कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो उसके पास रहता है, पार्लियामेंट के पास, वो डिसाइड करता है कि किसका रूल रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग, तो मताधिकार है उसका भी क्या हुआ कि मतदान का अधिकार को 7 मिलियन से बढ़ाकर 35 मिलियन कर दिया गया। अब ज़्यादा लोग मतदान कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो क्राइटेरिया था वो था संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होगी उसी को ही वोटिंग राइट था। कुछ नई संस्थाएं भी इस्टेब्लिश हुई। तो पहला तो है 1935 में फेडरल बैंक, जो बाद में आरबीआई कहलाया, उसकी स्थापना हुई। किसके तहत? 1935 के एक्ट के तहत। दूसरा था 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, है ना। और तीसरा क्या है, फेडरल रेलवे अथॉरिटी की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। तो पुनर्गठन हुआ, जो 11 आपके प्रोविंसेस थे मतलब इसके बाद 11 प्रोविंसेस बन गए। और ये जो NWFP मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो आपका उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, उसको एक पूर्ण प्रांत बना दिया गया। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नॉर्थ वेस्टर्न इस साइड है, वेस्टर्न साइड है ना, उत्तर प्रदेश बोल दिया था मैंने। जैसे मान लो ये वाला एरिया जो था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है ना, वहाँ वाला जो है वो अलग से आपका प्रांत बन गया। अब आते हैं 1935 के अधिनियम की आलोचना भी हुई बहुत ज़्यादा। तो क्या कारण था? पहला तो था मुख्य आलोचनाएं, तो पहला है सांप्रदायिक और जातिगत निर्वाचन मंडल का और विस्तार। मतलब पहले जो आपने देखा था मुस्लिमों को अलग से इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया कि सिर्फ मुस्लिम लोग खड़ा होंगे और मुस्लिम लोग ही वोट कर पाएंगे। उसके बाद फिर यूरोपियन लोगों को भी दिया गया, तो इसमें और विस्तार किया गया, है ना। मतलब कुछ और जो वर्ग थे, शायद सिख थे, उन लोग को ये अधिकार दिया गया कि आप लोग के लिए भी ये अलग से इलेक्टोरल होगा और वही लोग वोट कर पाएंगे, ऐसा कुछ।
तो उसके बाद क्या है, मतदान अभी भी संपत्ति योग्यता से बंधा था, मतलब वही मतदान कर पाएगा जिसके पास संपत्ति है। कुल जनसंख्या का कुल 14% ही मतदान कर सकते थे। चौथा था, प्रांतीय गवर्नर को बहुत अधिक शक्ति दी गई। और पांचवा, अखिल भारतीय संघ वाला जो प्रोविज़न था वो लागू नहीं हो पाया। जो ऑल इंडिया प्रोविज़न था ना, वो नहीं हो पाया था लागू। नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी? नेहरू बोले कि मजबूत ब्रेक वाली लेकिन इंजन रहित मशीन है। ठीक है, मतलब कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, ब्रेक लगा हुआ है और इस गाड़ी का इंजन नहीं है। जिन्ना बोलते हैं पूर्णतः सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकार। इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनका कहना था कि अ मशीन विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेक बट नो इंजन। नेहरू ने कहा था थोरली रोटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो दोनों ही वर्गों ने क्या किया, 1935 के जो अधिनियम था उसको अस्वीकार किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, 1937 में आम चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव प्रांतों में। तो उसमें कांग्रेस को एकदम भारी भरकम जीत मिली। 717 सीटों में 11 प्रांतों में जो 1161 जो सीटों में लड़ी थी ना, उसमें 716 सीटों में कांग्रेस को जीत मिली। और जो टोटल 11 प्रांत थे उसमें से 8 में कांग्रेस के अधीन प्रांत, कांग्रेस के वो बने, सरकार बने। कहाँ कहाँ नहीं बना ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। बंगाल में नहीं बना, पंजाब में बना नहीं और सिंध में नहीं बना। ठीक है। गांधी ने एक भी चुनाव सभा में भाग नहीं लिया, फिर भी कांग्रेस अधिकांश प्रांतों में विजय हुई, जो पार्टी के मजबूत संगठनात्मक आधार और लोकप्रिय समर्थन को दर्शाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री थे, नाम आपने सुना ही है, बस एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो आपने इनका नाम सुना हुआ है, किनका? मध्य प्रांत के BN खरे, है ना, जब हमारा MP था, जो आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में पढ़ते हो, BN खरे बने CM। मद्रास में C राजगोपालाचारी बने। कृष्णा सिन्हा बने बिहार में। उड़ीसा में बने हरि कृष्ण मेहताब। BG खरे बने, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पंत, सॉरी नहीं यार, सॉरी BJ खरे, ये तो है GB का गोविंद वल्लभ पंत, वो बने संयुक्त प्रांत के, UP साइड, है ना। और बम्बई में कौन बने? BG खेर। तो इस टाइप से मुख्यमंत्री चुने गए थे। मुस्लिम लीग का खराब प्रदर्शन, उसका कारण क्या था? एक मिनट रुक जाइए, इसको देख लेते हैं। हाँ, मुस्लिम लीग का खराब प्रदर्शन, उसका कारण क्या था? चुनावी असफलताएं क्यों हुआ कि NWFP मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एक भी सीट नहीं जीत पाए। पंजाब में 84 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में केवल 2 जीते। सिंध में 33 में से 3। किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में असफल हुए और समग्र रूप से दूसरे दर्जे की पार्टी। ओवरऑल वोट शेयर में इनको दूसरा नंबर मिला, लेकिन कोई भी जगह इनको क्लियर विक्ट्री नहीं मिली थी। ठीक है, काफ़ी बुरा हाल हो गया था मुस्लिम लीग का। उसके बाद आते हैं चुनाव के बाद की घटनाएं। चुनाव के बाद जिन्ना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की पेशकश की, लेकिन जोर दिया कि कांग्रेस को मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम को नामांकित नहीं करना चाहिए। लीग को भारतीय मुसलमानों का विशेष प्रतिनिधि बताते हुए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। तो जिन्ना क्या चाह रहा था कि जो भी मुस्लिम होगा वो हम खुद चुनेंगे, क्योंकि हम लोग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वही है ना, तो कांग्रेस ने बोला भाई ये सब तो फिर तुम्हारा वो है, डबल स्टैंडर्ड है, तुम ही क्यों रिप्रेजेंट करोगे, है ना। हम भी मतलब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करते हैं और एक ऑल इंडिया पार्टी है, जबकि मुस्लिम लीग अपने आप को एक मुस्लिम पार्टी या फिर मुस्लिम वर्ग की पार्टी घोषित करने में लगी हुई थी। कांग्रेस के 28 साल का शासन चला, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था और अंग्रेज़ों ने क्या नहीं लिया था, उनसे परामर्श नहीं लिया था, तो इन्होंने सब ने छोड़ दी अपनी अपनी सीट। लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या किया था, कुछ कुछ काम अच्छा कराए थे। तो देख लेते हैं क्या क्या काम किए थे। आपातकालीन कानून निरस्त, है ना, आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त किए गए और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध काफ़ी कम कर दिए गए। मतलब जो फ्रीडम था उस पर जो प्रतिबंध लगे थे सबको हटाया गया। संगठनों पर प्रतिबंध हटाया। हिंदुस्तान सेवा दल, युवा लीग, पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसे अवैध संगठनों पर प्रतिबंध हटाया। प्रेस स्वतंत्रता बहाल किया। प्रेस प्रतिबंध लगाए गए। समाचार पत्रों की को काली सूची से हटाया और मीडिया स्वतंत्रता में काफ़ी सुधार हुआ। उसके बाद पुलिस शक्तियों को सीमित किया गया। पुलिस शक्तियाँ सीमित की गई। CID ने राजनेताओं की छाया करना बंद किया। छाया करना मतलब क्या? अच्छा, शेडोइंग मतलब वो फॉलो करना उनको, है ना।
राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी कर दिया था इन लोगों ने। कृषि और सामाजिक कल्याण सुधार क्या क्या काम किए? अपर्याप्त शक्तियां, सीमित वित्तीय संसाधनों और समय की सीमाओं जैसी बाधाओं के बावजूद मंत्रिमंडल भूमि सुधार, ऋण राहत, वन चराई शुल्क और भूमि कार्यकाल से संबंधित कानून बनाने में कामयाब रहे। हालांकि अधिकांश लाभ वैधानिक और कब्जाधारी किराएदारों को गए, जबकि उप किराएदारों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो मिला। मतलब जो टेनेंट थे ना उनको फ़ायदा हुआ, सब टेनेंट मतलब जो उनके अंदर काम करते थे उनको कोई फ़ायदा ज़्यादा मिल नहीं पाया। मूलभूत बाधाएं क्या थी? अपर्याप्त मंत्री स्तरीय शक्तियाँ, सीमित वित्तीय संसाधन, जमींदारों के प्रभुत्व वाली प्रतिक्रियावादी द्वितीय सदन। मतलब हुआ क्या, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो जमींदारी वर्ग से थे। आपके राजगोपालाचारी भी वैसे थे, है ना। तो अब इनके विरोध में कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। जटिल कृषि संरचना, है ना। सामाजिक कल्याण का उपाय क्या हुआ? कुछ क्षेत्रों में मद्य निषेध कराया गया। हरिजन कल्याण उपाय, मंदिरों में प्रवेश कराने वाली घटनाएं हुई। प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, सब्सिडी माध्यम से खादी को प्रोत्साहन, जेल में सुधार, ये सब चीज़ें की गई थी। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस की स्थिति। तो क्या हुआ? 3 सितंबर 1939 वायसराय लिंगलिथगो ने भारतीयों से सलाह लिए बिना भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसे एक तरफा घोषणा पर आपत्ति जताई। कांग्रेस की शर्तें क्या थी? कांग्रेस ने 2 शर्तों के साथ सहयोग की पेशकश की। पहला, युद्ध के बाद संविधान सभा और केंद्र में तत्काल जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाएगी। सरकारी अस्वीकृति, सरकार ने मना कर दिया कांग्रेस ये अंग्रेज़ों की कि लिनलिथगो ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय मुस्लिम लीग और राजकुमारों का उपयोग कांग्रेस के खिलाफ करने की कोशिश की। मतलब मुस्लिम लीग को तो सहारा ही चाहिए था ना अंग्रेज़ों का, तो फिर अंग्रेज़ों ने भी उनका उपयोग किया इसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। मंत्रिमंडल का इस्तीफा, तो फाइनली इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की टीम ने 23 अक्टूबर 1939 को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से प्रांतों में इस्तीफा देने को कहा, जो उन्होंने किया, है ना। तो लीडरशिप ने कहा कि चलो भाई अब हमारा तो चल नहीं रहा है तो इस्तीफा दे दो। तो मुक्ति दिवस, तो चूंकि अब कांग्रेस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तो जो हमारा लूज़र था, जो हारा हुआ था, उसने क्या किया, सेलिब्रेट किया उसको मुक्ति दिवस के रूप में, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलें डे ऑफ डिलीवरेंस, है ना। तो अब ये तारीख याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1939। ठीक है। मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों को समर्थन का वादा किया। जिन्ना ने मुसलमानों से सम्मानजनक सहयोग के माध्यम से राज्य की मदद करने को कहा। मुसलमानों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा की मांग की। लिनलिथगो और जिन्ना दोनों कांग्रेसी इस्तीफों से खुश थे, क्योंकि इससे उनके संबंधित एजेंडे में एक बड़ी बाधा हट गई। मतलब अब ये सरकार हट गई तो दोनों खुश हो गए, क्योंकि अब कुछ भी अपना लागू कर सकते थे। जिन्ना ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद भारतीय मुसलमानों से मुक्ति दिवस के रूप में मनाने को कहा, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सांप्रदायिक विभाजन को दर्शाता है। इनको उन्होंने क्यों सेलिब्रेट किया? इन्होंने बोला कि भाई अब हमें जो हिंदू शासन से मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति दिवस के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद लाहौर में 1940 में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इनकी मुख्य मांग क्या थी? भौगोलिक रूप से निकटवर्ती क्षेत्रों का समूहीकरण, जहां मुस्लिम बहुमत में हैं, उत्तर पश्चिम और पूर्व। स्वायत्तता प्रावधान, घटक इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होगी। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है वहां उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होंगे। ऐतिहासिक महत्व, इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान के अंतिम निर्माण की नींव डाली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया। ठीक है, तो एक लाहौर रिजोल्यूशन का याद करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान की स्थापना की नींव डली थी, है ना। कौन सा था? 1940 का लाहौर रिजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ पार्ट जो हमने 1935 से 1942 तक या फिर 1940 तक पढ़ा। अब आगे का हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे इस हफ्ते ख़त्म कर देने का। ठीक है, आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, थैंक यू।